अस्सलाम वालेकुम। बिफोर आज हम बात करेंगे अबाउट द क्वांटम नंबर। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन बताया था, अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बिफोर टॉकिंग दैट लेट्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। तो अगर आप फर्ज करें एक पर्सन हो, तो आप जब जाते हो तो सबसे पहले आप अपनी कॉलोनी में एंट्री करते हैं, फिर कॉलोनी में जाते हैं आप अपने घर में, फिर आप जाते हैं अपने रूम में, और वो एरिया जहां आप आराम करते हो उसको आप कहते हो बेड। ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो अगर आपको हम कंपेयर करें विद इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की भी एक कॉलोनी होती है, और वो कॉलोनी, जिस कॉलोनी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसका नाम है एटम। और फिर इस कॉलोनी में इलेक्ट्रॉनों के जो घर होते हैं उनको कहते हैं शेल या ऑर्बिट या मेन एनर्जी लेवल, ठीक, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो KLMNOPQ से आगे। तो ये पॉसिबल है इन्फिनिटी तक, पॉसिबिलिटी तो इसमें इन्फिनिटी है, लेकिन अभी तक एग्जिस्टिंग Q तक है। तो फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो कमरा होता है उसको कहते हैं सबशेल, या सबशेल को कहते हैं सब ऑर्बिट, और या इसको कहते हैं सब एनर्जी लेवल। द सब एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट किया जाता है बाय SPDF। SPDF तक ये अवेलेबल है, मतलब इनके एविडेंसेस हैं। इसके अलावा GHI तक हम जाते हैं थ्योरेटिकली, इमेजिनरी कंसेप्ट में। ये स्फिरिकल होता है, ये डबल डम्बल शेप का होता है। ये इसका शेप इतना कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है कि अभी तक डिफाइंड नहीं है। और द लास्ट पोर्शन, द बेड वेयर इलेक्ट्रॉन रेजाइड, दैट इज कॉल्ड सबशेल। And the subshell is also called the sub orbit, sub orbit या sub energy level, the sub energy level। और in short इसको आप कहते हो ऑर्बिटल। वो छोटा सा स्पेस around the nucleus where the electron probability exists, that is called orbital। और एक ऑर्बिटल को आप सिंबॉलिकली जाहिर करते हो बाय अ बॉक्स। एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से जाहिर किया जाता है, और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेबल है? 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एकोमोडेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्बिटल का क्या डेफिनेशन समझ आ गया कि द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को आप सिंबॉलिकली जाहिर करते हो बाय साई स्क्वायर। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। और ये दिमाग में रखे कि ऑर्बिटल S हो, P हो, D हो या F हो, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये अक्सर MCQ आता है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P ऑर्बिटल इज डैश। तो आपके दिमाग में तो P के लिए क्या माइंड में होता है? 6। फिर अगर मैं कह दूं कि 14, या मैं कह दूं 10, या ऑप्शन नंबर D में मैं लिख दूं 2, सो द राइट आंसर इज 2, क्योंकि ये ऑर्बिटल का लफ्ज लिखा है। तो ऑर्बिटल कोई भी हो, D ऑर्बिटल हो, F ऑर्बिटल हो, S हो, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अलबत्ता अगर ये क्वेश्चन इस तरह हो कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P सबशेल, तो फिर कमरे की बात है। तो P सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आंसर इज 6। या अक्सर आ जाते हैं विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल इन P ऑर्बिटल। लेट्स सपोज ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D all are possible। तो हमारे माइंड में फिर से P के लिए क्या होता है? 6।
तो अक्सर हम कहते हैं कि ऑल आर पॉसिबल, हालांकि राइट आंसर इज 3, क्योंकि ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, या 0 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर इसके बाद आप जो है क्वांटम नंबर की तरफ आप मूव करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, it tells about number 1, the shell in which electron under steady is present। वो शेल जिसमें आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसका एड्रेस आपको कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द n। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक पॉसिबल है, बट एग्जिस्टिंग वैल्यू इसकी 7 तक है। तो n स्टैंड फॉर शेल, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो तो ये k शेल में होगा L M N O P N Q, एंड फिर इंफिनिटी तक जाए। इसके अलावा it can also tell about maximum possible number of orbitals in a shell by formula n square। ये आपको याद रखना है, maximum possible number of orbital in a shell is equal to n square। like अगर ये आपके पास शेल हो और ये ऑर्बिटल्स हो, इन इफ आई टॉक अबाउट k शेल, तो k के लिए n की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर, तो इट हैज 1 ऑर्बिटल। l के लिए 2 स्क्वायर तो 4 ऑर्बिटल्स, m में 3 स्क्वायर तो 9 ऑर्बिटल्स, n में 4 स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स, o में 5 स्क्वायर 25 ऑर्बिटल्स, p में 6 स्क्वायर 36 ऑर्बिटल, q में 7 स्क्वायर 49 orbitals। तो what is the maximum possible number of orbitals in a shell? The answer is n square। फिर तीसरा इंफॉर्मेशन जो हमें इससे मिल जाता है, the third information, that is what we call the third one, maximum possible number of electrons in a shell by formula 2n square। तो इसमें ये आपका शेल है और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं k में, तो 1 into 1 square is equal to 2 electrons। l में 2 into 2 square तो 8 electrons, m में 2 into 3 square 18 electrons, n में 2 into 4 square तो 32 maximum electrons, o में 2 into 5 square तो 50 maximum electrons, p में 2 into 6 square 72 maximum electrons, q में 2 into 7 square तो कितना आता है इसमें? 98 maximum electrons। वैसे प्रैक्टिकली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन n o p और q में प्रैक्टिकली मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, क्योंकि s p d और f तक होता है। बट बाय कैलकुलेशन क्वांटम नंबर एक थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल कंसेप्ट है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो जो मैथमेटिकल फार्मूला कहेगा हम वही बात मानेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या मेन कंसेप्ट है? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, एंड इट टेल्स अबाउट नंबर 1, number of subshells। किसी शेल में जितने सब शेल होते हैं, उस शेल में इलेक्ट्रॉनों की उतने किस्म की एनर्जियां होती है, तो उतने किस्म की स्टैंडिंग वेव्स होते हैं। तो सब शेल के लिए आप ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, कि किसी शेल में कितने टाइप के स्टैंडिंग वेव्स है, कितने टाइप के एंगुलर मोमेंटा पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के। So number of subshell या standing waves in a shell by formula, इसका फार्मूला क्या है? by formula L is equal to 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। इससे आपको पता चलेगा कि किस शेल में कितने किस्म की स्टैंडिंग वेव्स है या कितने सब शेल्स है। और फिर दूसरा है इसमें, it also
explains about shape of the subshells, shapes of the subshells. ये सबशेल का जो शेप होता है, ये एस के लिए स्फेरिकल होता है, पी के लिए डम्बल होता है, डी के लिए डबल डम्बल, एफ के लिए है बट अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर. तो इस ऑर्बिटल का या सबशेल का जो शेप होता है, इस शेप की वजह क्या है? तो इस शेप की वजह है द स्टाइल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव इन एन ऑर्बिटल. It is traced by the style of motion of electronic waves in an orbital. किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक वेव का जो स्टाइल ऑफ मोशन है उससे हम शेप ट्रेस करते हैं. इसको अगर मैं अप्लाई करूं तो ये आपके पास शेल हुआ और ये उसके अंदर सबशेल्स या सबशेल जितने होंगे उतने किस्म के स्टैंडिंग वेव्स. तो अगर के की बात करो तो L इज इक्वल टू कितना आएगा? N इज इक्वल टू 1 है ना, तो 0 ही आएगा क्योंकि 1 - 1 इज 0. 0 स्टैंड फॉर S. L शेल में L इज इक्वल टू 0 and 1, 2 - 1 तो S and P. M शेल में L इज इक्वल टू 0 1 2 0 और फिर 3 - 1 तो 0 से लेके 2 तक तो 0 1 2 S P D. इन शेल में L इज इक्वल टू 0 1 2 3. इसमें ये 4 है ना, इनके लिए इनकी वैल्यू 4 है तो 4 - 1 इस 3 तक, 0 से 3 तक S P D F. O के लिए L इज इक्वल टू क्या? 0 1 2 3 4. ये अब इमेजिनरी है, यहां तक एविडेंस है स्टार्क ज़ीमन इफेक्ट से, स्टार्क इफेक्ट से सॉरी. तो इट विल बी S P D F और ये जब आएगा तब इसको G का नाम देंगे, अभी नहीं है. P के लिए L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 S P D F G H और फिर Q के लिए L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6. तो इसमें क्या सबशेल है? S P D F G H N I. ये आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉसिबल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स या हाउ मेनी काइंड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स या एंगुलर मोमेंटा आर पॉसिबल इन अ शेल with let's say n is equal to 4, तो इतनी होंगे. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा L is equal to 0 to n - 1. तो इट विल बी 0 1 2 and 3. 4 - 1 to 3 S P D F. तो 4 मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडिंग वेव्स या 4 मुख्तलिफ तरह के एंगुलर मोमेंटा होंगे इस 4th एनर्जी लेवल में. 4 डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स. अब इस के शेल में कितने किस्म के शेप्स हैं? 1 काइंड ऑफ शेप. कितने किस्म के स्टाइल ऑफ मोशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव के? 1 काइंड ऑफ. एल शेल में कितने डिफरेंट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन है? 2. या कितने स्टाइल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है? तो 2 3 4 एंड सो ऑन. इस टाइप के क्वेश्चंस का आपने यहां से आंसर देना है. फिर मूव करते टुवर्ड्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. Magnetic quantum number represented by M or by ML. So it tells about number 1, number of orbitals in a subshell. तो number of orbital in a shell उसके लिए principal quantum number है n square. और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल तो इसके लिए फार्मूला है. क्या फार्मूला है? बाय फार्मूला मैग्नेटिक की वैल्यू बराबर है -L0 प्लस L या प्लस माइनस L0. इस फार्मूले से आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल. या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 + 1. इससे भी आपके पास आंसर आ जाता है इस फार्मूले जैसा.
नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। इस फार्मूले से भी मालूम की जाते हैं, इससे भी, ये थोड़ा बेहतर है। तो इसमें क्या होगा, दूसरा क्या बताएगा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स। एक होते हैं ऑर्बिटल्स का शेप और एक होते हैं उनका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है स्पेशियल, स्पेशल नहीं, अच्छा, स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी एक्सियल अरेंजमेंट, कौन सा ऑर्बिटल किस एक्सिस पर मूव करता है। तो इसके मोशन का स्टाइल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, इट विल गिव यू द शेप ऑफ द ऑर्बिटल या द सबशेल एंड द डायरेक्शन इन विच द स्टाइल ऑफ द मोशन ऑफ ऑर्बिटल एग्जिस्ट, उस डायरेक्शन को आप कहते हैं क्या, ओरिएंटेशन। तो जो स्टाइल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्टाइल ऑफ मोशन बता के देगा और मैग्नेटिक फील्ड आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा। लेट मी रिपीट दिस अगेन, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, तो फिर सुनो। इलेक्ट्रॉनिक वेव में दो अहम बातें हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक वेव जो होता है ये एक खास स्टाइल में मूव करता है, तो उस स्टाइल ऑफ मोशन से हम क्या ट्रेस करते हैं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और फिर ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल या स्टाइल ऑफ मोशन प्रैक्टिकली आप वेरीफाई करते हो बाय स्टार्क इफेक्ट, यानी पासिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेव थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्प्लिटिंग शेप की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव का स्प्लिटिंग होता है तो इसकी वजह है डिफरेंट शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोशन। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है, शेप का तो समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मोशन का जो स्टाइल है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल देता है। लेकिन जो ऑर्बिटल का जो मोशन है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक वेव का मोशन है, वो मोशन किस एक्सिस पर है, तो उस डायरेक्शन को आप कहते हो ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन को आप प्रैक्टिकली मालूम करते हो बाय ज़ीमैन इफेक्ट। और ज़ीमैन इफेक्ट जो है, यानी पासिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स थ्रू या स्पेक्ट्रल लाइन थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपको ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है ना, ऑर्बिटल, ये आपको डायरेक्शन की वजह से मिलता है, और सबशेल का कंसेप्ट शेप ऑफ ऑर्बिटल की वजह से मिलता है। तो शेप इज रिलेटेड विद एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी स्टाइल ऑफ मोशन, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। सही है। तो इसमें ओरिएंटेशन, तो दिस ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, इट इज ड्यू टू axial direction of motion of the electronic waves। ठीक, इससे आपको अंदाजा होता है कि कितने डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉनिक वेव मूव करते हैं, तो उसको आप कहते हो ऑर्बिटल की तादाद, और ये बिल्कुल सेम एनर्जी के होंगे, डीजेनरेट होंगे। तो नेक्स्ट वन इज हाउ विल यू अप्लाई इट। लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई टॉक अबाउट इस ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0, तो मैग्नेटिक की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0। 0 का मतलब है कि इसके अंदर कोई ऑर्बिटल नहीं है, इस खुद एक ऑर्बिटल है। यानी पता चला कि इस इज सबशेल, कमरा भी है, एज वेल एज ऑर्बिटल, यानी इस ऑर्बिटल भी है, सबशेल भी है, कमरा भी है, बेड भी है। और चूंकि ये बिल्कुल अकेला एक ऑर्बिटल है, तो एक बॉक्स से जाहिर करते हैं, तो इसका ओरिएंटेशन फिर क्या होगा, सो नो ओरिएंटेशन या अनडिफाइंड ओरिएंटेशन। व्हाई इज ओरिएंटेशन अनडिफाइंड, बिकॉज इस ऑर्बिटल इज अलोन, इसका कंपटीटर नहीं है। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि किस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अनडिफाइंड होता है या डिफाइन नहीं किया जाता इस ऑर्बिटल का। ये ओवरऑल ऐसे होता है, लाइक जस्ट लाइक अ बॉल, तो ऑल एक्सिस में इक्वली आपको मिलेगा, इसकी कंपटीशन में कोई और ऑर्बिटल नहीं है, तो हम कहते हैं इस ओरिएंटेशन इज अनडिफाइंड। द नेक्स्ट वन इज यू मूव टुवर्ड्स द इस फार्मूले से आप मालूम करना चाहो तो आपके पास क्या आएगा, 2 into 0 + 1, तो 1 ही आएगा, एक ही ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पी सबशेल।
तो p सब शेल में अगर आप बात करें तो p सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या है 1, तो मैग्नेटिक की वैल्यू क्या होगी -1, इसमें पुट करो 0 + 1, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है और इन सब ऑर्बिटलों का शेप भी सेम होगा, न्यूक्लियस से फासला भी सेम होगा। तो अगर न्यूक्लियस से फासला सेम है तो इनकी एनर्जी सेम है, और अगर एनर्जी सेम है तो साइज भी सेम होगा, तो इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो इट हैज 3 व्हाट काइंड ऑफ 3 degenerate orbitals. What are degenerate orbitals? They have same shape, same size, same energy. एक बात में फर्क होगा, वो क्या है? डिफरेंट ओरिएंटेशन, यानी स्पेशियल अरेंजमेंट इनका सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो एक एग्जिस्ट करता है along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। तो इनका ओरिएंटेशन आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो वन ऑफ दिस p ऑर्बिटल्स, इसके दोनों लोब्स, ये याद रखिए लोब क्या होता है, इसको एंटीनोड भी कहते हैं। द पोर्शन ऑफ ऑर्बिटल वेयर स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग, यानी ऑर्बिटल का या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको आप कहते हैं लोब। और एक होता है नोड, इसको आप कहते हो स्पेस अराउंड एन ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0। वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी होती है उसको ऑर्बिटल या लोब कहते हैं, और ऑर्बिटल के इर्द गिर्द वो स्पेसेस जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो, उसको आप कहते हैं नोड। तो ये देखिए आपके पास एक p ऑर्बिटल ऐसा है जिसके दोनों लोब्स x एक्सिस पे लाई करते हैं, इसका कोई लोब y या z एक्सिस पे लाई नहीं करता, तो इसको नाम देते हैं px। अब वो एक्सिस जिस पर किसी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है उसको हम कहते हैं नोडल एक्सिस। तो व्हाट इज नोडल एक्सिस फॉर दिस ऑर्बिटल? x एक्सिस। और वो एक्सिस जिस पर ऑर्बिटल के का ओरिएंटेशन नहीं होता उसको कहते हैं नोडल प्लेन। तो px का नोडल एक्सिस क्या है? x एक्सिस। नोडल प्लेन क्या है? yz। ये पॉइंट्स याद रखने। एक p ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसमें दोनों लोब्स y एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको आप कहते हो py। और x और z पर इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, तो y एक्सिस इज नोडल एक्सिस फॉर दिस ऑर्बिटल एंड z एक्सिस इज द नोडल प्लेन। और फिर एक p ऑर्बिटल ऐसा है जिसके दोनों लोब्स y z एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं pz। तो pz के लिए z एक्सिस इज द नोडल एक्सिस एंड y x इज द या xy इज द नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किसी ऑर्बिटल का वो प्लेन होता है जहां, या वो उन एक्सिस का कॉम्बिनेशन जहां इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन नहीं होता। तो कलेक्टिवली ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली x y z। तो ये आपके पास px ऑर्बिटल, या आपके पास py ऑर्बिटल, या आपके पास pz। न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करता है फ्रॉम देयर सेंटर। तो आप देख रहे हो कि सबका सेंटर न्यूक्लियस से सेम है, कॉमन सेंटर है, इसलिए इनकी सब पे न्यूक्लियर पावर सिमिलर होता है, तो इनकी एनर्जी सेम, तो साइज भी सेम और शेप तो ऑलरेडी सेम है, सिर्फ ओरिएंटेशन में फर्क है। फिर आप मूव करते हैं टुवर्ड्स द डी सबशेल। तो डी सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या है? 2। तो मैग्नेटिक की वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये सारे वैल्यूज पॉसिबल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के किसी भी इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल में होगा, इनमें से कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हैं लाइक दिस। तो इनका शेप साइज एनर्जी सेम, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, सिर्फ इनके ओरिएंटेशन में फर्क है। dz², dx², y², dxy, dyz, dzx। तो it mean it has 5 what kind of degenerate orbitals? 5 degenerate orbitals. So it can accommodate a maximum of how many electrons? A maximum of 10 electrons. Okay. अब इसमें आप जो है ले सकते हैं the concept of
ओरिएंटेशन, तो इन 5 d ऑर्बिटल में एक d ऑर्बिटल ऐसा है जिसके 4 लोब्स है, d के 4 लोब्स होते हैं ना, ऐसे डबल डम्बल स्ट्रक्चर है या शेप है, जिसके चारों लोब z एक्सिस पे लाई करते हैं। ये 2 लोब्स किस एक्सिस पे आ गए, z पे, और बाकी 2 लोब भी इनके ऊपर ही आ जाते हैं। तो टोटल 4 लोब्स है, लेकिन सामने से आपको 2 लोब नजर आएंगे, 2 नीचे 2 उनके ऊपर। तो जो 2 नीचे है उनके लिए आप नॉट ड्रा करते हो ताकि pz और dz स्क्वायर में फर्क हो, तो इसका नाम लिखते हैं dz स्क्वायर, क्योंकि 2 नजर आते हैं ना, 2 नीचे होते हैं, 2 उनके ऊपर होते हैं। और फिर एक d ऑर्बिटल ऐसा है जिसके 4 लोब्स में से 2 लोब्स आपको नजर आएंगे x एक्सिस पे, बाकी 2 लोब्स आपको नजर आएंगे y एक्सिस पे। तो इसको आप कहते हो dx स्क्वायर, सॉरी dx स्क्वायर y स्क्वायर। एक d ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसका कोई भी लोब एक्सिस पर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि x और y के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, आउट ऑफ द एक्स में। तो वो 2 एक्सिस जिनके दरमियान ये लोब एग्जिस्ट करते हैं, उसी से इसका नाम रखा जाता है dxy। एक d ऑर्बिटल ऐसा है जिसका कोई भी लोब ऑन द एक्सिस नहीं होता, बल्कि 2 एक्सिस के दरमियान, कौन से एक्सिस के दरमियान, y और z के दरमियान। ये मैंने वैसे z कह दिया ना, फिर वो 3D स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते बोर्ड पे, तो आप अंडरस्टैंड करें dzx। और एक d ऑर्बिटल ऐसा है जिसका कोई भी लोब ऑन द एक्सिस नहीं है, बल्कि x और z के दरमियान वो लोब्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको आप कहते हो dzx। ये 2 ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस, और ये 3 आउट ऑफ द एक्सिस है, आउट ऑफ द एक्सिस। ये आपके पास ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है ऑफ द d ऑर्बिटल। इस फार्मूले से अगर आप ये पॉइंट्स निकालना चाहो तब भी आपके पास वही आंसर ठीक ठाक आएगा जिस तरह आप यहाँ लिखते हैं। ओके, अगर मैं आपको यहां से क्वेश्चन दूं कि चलो f तक पहले जाते, f सबशेल, तो f सबशेल के लिए L की वैल्यू 3, तो मैग्नेटिक की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो इट मीन द f सबशेल हैज 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और ये कॉम्प्लेक्स शेप की वजह से अनडिफाइंड है इनका ओरिएंटेशन। इट विल अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन सबशेल। f ऑर्बिटल जो भी हो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसका ओरिएंटेशन क्या है, अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर, यानी कि इसका ओरिएंटेशन है लेकिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से डिफाइंड नहीं है। और फिर इसमें अगर आप G सबशेल की बात करो, ये अभी है नहीं, जब आएगा तो उस वक्त की बात है, बट थ्योरेटिकली हम इसके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो m की वैल्यू -4 अप टू +4, तो इट विल हैव 9 degenerate orbitals, so it will be able to accommodate a maximum of 18 electrons. It has 7 degenerate orbitals. For that reason it can accommodate a maximum of 14 electrons. और अगर H सबशेल कभी अगर आ गया तो L की वैल्यू 5, मैग्नेटिक की वैल्यू -5 अप टू +5, तो इट विल हैव 11 degenerate orbitals, ठीक, एंड मैक्सिमम इसमें 22 तक इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन होगी। I सबशेल की अगर आप बात करें तो I सबशेल के लिए L की वैल्यू फिर क्या होगी, 6 होगी, तो मैग्नेटिक की वैल्यू -6 अप टू +6, तो it will have 13 degenerate orbitals. So for that reason it will be able to accommodate a maximum of 26 electrons. तो जो मैंने 98 तक लिखा था उसकी जस्टिफिकेशन ऐसे है। प्रैक्टिकली तो 32 से ज्यादा उनमें नहीं आते क्योंकि अभी तक इतना एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड नहीं है, बट इन फ्यूचर हो सकता है। मैथमेटिकली हमारे पास सोल्यूशन है इन चीज़ों के लिए। ओके, अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ
possible values of n, l and m for an electron in 4d orbital r dash। तो 4d में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके लिए आप यहां से देखें, इनकी वैल्यू क्या 4, यहां इनकी वैल्यू 4। तो एजिमुथल की वैल्यू d है ना, तो d के लिए क्या 2, एजिमुथल की वैल्यू 2। मैग्नेटिक की वैल्यू जरूरी है, तो -2 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, +1 भी, +2, ये सारे लिखो तब भी ठीक हो, इनमें से कोई भी लिख दो तो ठीक है, चलता है। और यहां भी मैग्नेटिक की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, -2, -1, 0, +1, +2, ये सब पॉसिबल है, इनमें से एक भी लिखे तो पॉसिबल है। यूजुअली हम एक वैल्यू ये मैक्सिमम लिखते हैं, लेकिन आप +1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, सब पॉसिबल हैं। और स्पिन की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज +½ होगा और क्लॉकवाइज -½ होगा। तो इन पे जरा फोकस, ये वैल्यूज जो है आपके सामने क्लियर होने चाहिए, ये सारे पॉसिबल हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का क्या कंसेप्ट है, रिप्रेजेंटेड बाय SR/ms। तो ये कहता है कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि किसी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर दूसरा। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, ये बात दिमाग में रखो। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मोशन का डायरेक्शन है इसको एंटी क्लॉकवाइज माना जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल मोशन है। अर्थ भी इसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। तो फॉर दैट रीजन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं। और स्पिन जो है ये जब स्पिन करेगा अराउंड इट्स ओन सेंटर, तो इसका स्पिन जो पहले इलेक्ट्रॉन आएगा वो अर्थ के डायरेक्शन में स्पिन करेगा, तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये यूनिवर्सल डायरेक्शन है। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन ऑलरेडी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने की वाहिद पॉसिबिलिटी है कि उसका स्पिन पहले वाले के अपोजिट हो, तो फिर क्लॉकवाइज स्पिन होगा, ये दिमाग में रखें। यानी कि किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे रखोगे, अप एरो मीन एंटी क्लॉकवाइज, या हाफ एरो भी आप डाल सकते हो लाइक दिस। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो डेफिनेटली पहला अप एरो और दूसरा डाउन एरो, या आप जो है हाफ एरो से भी इनका इंडिकेशन दे सकते हैं। ये पॉइंट दिमाग में रखना है। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं आते, पहले एक फिर दूसरा, पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरा वाला क्लॉकवाइज। कभी आपने इन दो में से एक को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना हो तो कौन एक्साइट होगा, ये जो क्लॉकवाइज है, एंटी यूनिवर्सल डायरेक्शन में जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में खाली ऑर्बिटल में ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। स्पिन हमेशा एक्साइटेशन में स्पिन मस्ट बी डिफरेंट इन एक्साइटेशन विद इन द शेल, तो स्पिन को डिफरेंट होना कंपल्सरी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक, ये आपने सुना होगा, चार्ज पार्टिकल जब स्पिन करता है ना, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये मैग्नेटिज्म जनरेट करता है। एंड द मैग्नेटिक पावर जनरेटेड बाय स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, उसको हम डिनोट करते हैं बाय स्पिन वैल्यू। एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी टोटल स्पिन वैल्यू इमेजिनरीली या टेम्परेरीली 1 ली जाती है दोनों के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यू फिर कितनी होगी, 1/2। तो स्पिन वैल्यू एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनकी जो स्पिन वैल्यू है, टोटल स्पिन वैल्यू दोनों के लिए 1 है, तो अकेले एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यू फिर क्या होगी, हाफ। फॉर द डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बाज़ बुकों में ये उल्टा होता है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक ये है। अक्सर बुक्स आप देखो तो उसमें क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखा जाता है। ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑथेंटिक साइंस ये है कि यूनिवर्सल डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और क्लॉकवाइज एंटी यूनिवर्सल डायरेक्शन है तो उसको -½ लेना चाहिए। अब अगर लेट्स सपोज ये आपके पास कार बने, तो ये के शेल में 1s2 ऑर्बिटल है,
एल शेल में 2s2 है और फिर 2p2। तो ये के शेल है कार्बन का और ये पूरा एल शेल है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा? क्लॉकवाइज, यहां से वहां जाएगा। तो यहां पर इसकी स्पिन वैल्यू -12 होगी, वहां जाकर इसकी स्पिन वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो स्पिन वैल्यू इसकी +12। ये दिमाग में रखना है। एक्साइटेशन विद इन द शेल अगर हो, एक्साइटेशन विद इन द शेल, तो इसमें स्पिन मस्ट बी चेंज्ड। द क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट and L will go and appear as anti-clockwise. ये कुछ बेसिक आइडियाज है अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैंने जिक्र किया कि चार्ज पार्टिकल जब स्पिनिंग करेगा तो ये मैग्नेटिज्म जनरेट करेगा। तो अगर किसी पार्टिकल में कोई पार्टिकल है एंड इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शाबाश, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, then this particle must be magnetic. This particle must be magnetic, mean it must be attracted by the magnet if it is placed in the magnetic field. अब अगर unpaired electron की तादाद, unpaired electrons किसी पार्टिकल में अगर कितने हो 1 to 4, then this particle is called paramagnetic, यानी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा लेकिन खुद एज अ मैग्नेट एक नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं नॉन मैग्नेटाइजेबल, इसको कहते हैं नॉन मैग्नेटाइजेबल मैग्नेटिक पार्टिकल, नॉन मैग्नेटाइजेबल मैग्नेटिक पार्टिकल। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर मोर देन 4 यानी 5 आर मोर देन 4, तो फिर इस सूरत में इसको फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक यानी ये ऐसा मैग्नेटिक पार्टिकल है जो एज अ मैग्नेट एक्ट कर सकता है, मैग्नेटाइजेबल होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल मैग्नेटाइजेबल मैग्नेटिक पार्टिकल। दिस इज मैग्नेटाइजेबल मैग्नेटिक पार्टिकल एंड पैरामैग्नेटिक इज नॉन मैग्नेटाइजेबल मैग्नेटिक पार्टिकल। और अगर किसी पार्टिकल के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन हो और सब पेयर्ड हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो इट विल बी स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट एंड नॉट अट्रैक्टेड, तो उसको फिर कहते हैं डायामैग्नेटिक पार्टिकल। ऐसा पार्टिकल जहां ऑल इलेक्ट्रॉन्स where all electrons are paired, तो फिर ऐसे पार्टिकल को कहते हैं, ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक पार्टिकल। दिस इज देन कॉल्ड डायामैग्नेटिक पार्टिकल एंड इट इज slightly repelled by magnetic field या by magnet when placed in the magnetic field and not attracted, और मैग्नेटिक चीजों को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। The next topic is electronic configuration of elements. Electronic configuration of elements, तो इसमें है process of placing electrons in atomic orbitals of an atom of an element. This is called electronic configuration of that element. Rules क्या है electronic configuration के? तो पहला रूल है ऑफवो प्रिंसिपल। ऑफवो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि ऑफवो मतलब एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है टू बिल्ड। आप इलेक्ट्रॉनों की बिल्डिंग कैसे बनाओगे। दूसरा रूल है द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा रूल इसमें है द हर्ट्ज रूल। द लास्ट वन इज हर्ट्ज रूल। ये 3 रूल्स आपने फॉलो करने हैं while having electronic configuration of element. ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स fill the orbitals, चाहे एटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर हो, in increasing order of their energy. क्या मतलब है इसका? मतलब है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के करीब थे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, अगले की एनर्जी ज्यादा, अगले के और ज्यादा एंड सो ऑन।
जितना ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा उसका साइज कम होगा, एनर्जी भी कम। जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा साइज और एनर्जी दोनों बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन रखने हो तो पहले इलेक्ट्रॉन अप एरो, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन एरो, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ अप एरो डाउन एरो। कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो मेरिट पे नहीं रखा गया? ये सारे इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल है। ये भर गया तो फिर ये भर गया तो फिर वहां चले गए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अवो के मुताबिक रखे जाए उनको नॉर्मली हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स? द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर placed according to Aufbau principle. Any electron which is placed against Aufbau principle we call that excited state electron, the unstable one. अगर ये न्यूक्लियस है, ये लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, उससे ज्यादा और लेट्स से मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3, इलेक्ट्रॉन 4, नो, इलेक्ट्रॉन 3, 1 2 3 और ये 4। तो अगर आप गौर करें तो ये इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल रखे गए, तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट ऑफ प्रिंसिपल रखा गया तो इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेटली नीचे आएगा क्योंकि अनस्टेबल है। तो ऑफ का मतलब आई होप आप समझ गए कि जब तक लो एनर्जी ऑर्बिटल नहीं भरेगा तब तक आप इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी में नहीं लेके जा सकते। हाउ कैन यू फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स? एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये आपको कैसे मालूम होगा? सो हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स अवेलेबल है। कौन से 2 मेथड्स अवेलेबल है? तो फर्स्ट वन इज बाय ऑफो क्रॉस फार्मूला। ये तो आप मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो। द ऑफो क्रॉस फार्मूला के मुताबिक आप कैशल LMNO/P/N/Q, तो इसमें 1s, इसमें 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f 5s 5p 5d 5f। अब 5g जो है वो मैंने बताया था इमेजिनरी है, अभी तक हमारे एटॉमिक नंबर में वो नहीं आ रहा। 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। तो इनको इंक्लाइंडली आप क्रॉस करो लाइक दिस बाय पैरेलल लाइंस और फिर टेल टू हेड आया करे, टेल टू हेड। तो आपके पास सबसे पहले ये ऑर्बिटल आएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कुछ इस तरह लिखा जाएगा। 1s की एनर्जी कम है 2s से, फिर 2s के बाद कौन आ रहा है 2p, फिर 3s, 2p फिर 3s और सो ऑन। इन ऑर्बिटल को आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। दूसरा तरीका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मालूम करने का जो दूसरा तरीका है, we call it N+L rule. The N+L rule will also tell you the increasing order of energy of orbital. यहाँ पर N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंड L क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यानी किसी ऑर्बिटल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस करनी आपने। तो फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल is directly proportional to N+L वैल्यू। जिस ऑर्बिटल की N+L वैल्यू ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, और जिस ऑर्बिटल की N+L वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो अब आप ये नोट कर सकते हैं कि F different orbitals have same N+L वैल्यू। तो फिर क्या करेंगे? देन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N वैल्यू। अगर मुख्तलिफ ऑर्बिटल के N+L वैल्यू सेम है तो जिसकी N वैल्यू ज्यादा होगी फिर उसकी एनर्जी ज्यादा, और N वैल्यू कम तो एनर्जी कम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिखूं कि एनर्जी का सीक्वेंस बताओ, लाइक फर्ज करें मैं लिख दूं कि 5f 6p चलो 5d 6p, ये ऐसे लिखो 5
D, 6s, 4f, ओके, एंड 5, चलो बस इन तीनों में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए स्ट्रेट अवे n प्लस एल वैल्यू आप लिखो। तो 5 प्लस 2, क्योंकि l इज इक्वल टू 0, 1 2 3 S P D F। तो 7, ये 6 प्लस 0 तो 6, एंड 4 प्लस 3 तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 7। तो अगर आप देखो तो यहाँ इन दोनों की L प्लस एल वैल्यू सेम है। तो जब मुख्तलिफ ऑर्बिटल की L प्लस एल वैल्यू सेम होगी तो उनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी इन वैल्यू ज्यादा हो। तो एनर्जी का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है 5D की, फिर दूसरे नंबर पे किसकी एनर्जी आ रही है 4f की, और सबसे कम एनर्जी आ रही है किसकी, 6s की। तो ये इसका एमसीक्यू ज्यादा चांस है एनर्जी वाला कि आपके सामने ये एमसीक्यू आ जाए कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन के एंट्री का सबसे सही सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा लोएस्ट एनर्जी में, जब ये बढ़ेगा तो फिर इसमें, और ये बढ़ेगा तो फिर इसमें। तो इस पे जरा प्रैक्टिस रखो, n प्लस एल वैल्यू से ये इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का तरतीब या एनर्जी का तरतीब हो, ये आसान इसका सीक्वेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कब इस्तेमाल किया जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? यूज while placing two electrons in same orbital, यानी एक ऑर्बिटल में जब आप दो इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किस रूल को ओबे करना कंपलसरी है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करना कंपलसरी है। कैसे? ये कहता है कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, यानी एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, cannot have same value for all the 4 quantum number, यानी कम से कम एक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होना कंपलसरी है, और वो स्पिन है। सो two electrons in an orbital always have opposite spin, शाबाश, always have opposite, या इसको एंटी पैरेलल भी कहते हैं, सिमिलर को पैरेलल कहते हैं। तो अपोजिट या एंटी पैरेलल स्पिन and never have सेम या पैरेलल स्पिन। ये एमसीक्यू अक्सर आता है कि पैरेलल स्पिन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, इट इज अगेंस्ट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास लेट्स से 4d ऑर्बिटल हो, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो, तो इनकी वैल्यू क्या है 4, यहां इनकी वैल्यू क्या है 4, ये तो डिफरेंट नहीं हो सकती। एल की वैल्यू d है तो 2, एल की वैल्यू 2d है ना। तो मैग्नेटिक की वैल्यू क्या है -2 -1 0 +1 +2, इनमें से कोई भी। में m की वैल्यू क्या है -2 -1 0 +1 +2, इनमें से कोई भी। और फिर इसकी वैल्यू इसके लिए क्या है, तो एक +½ है तो दूसरा -½ यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों की प्लेसमेंट तब पॉसिबल है जब उनका स्पिन अपोजिट हो। अगर सेम स्पिन हो यानी पैरेलल स्पिन हो तो ये कहानी पॉसिबल नहीं है। द लास्ट रूल इज व्हाट वी कॉल द हर्ट्ज रूल। तो हर्ट्ज रूल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब आपको इलेक्ट्रॉनिक प्लेसमेंट करनी हो, कहाँ पे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। जब भी आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक प्लेसमेंट करते हैं तो उस वक्त आपको हर्ट्ज रूल ओबे करना होता है। हर्ट्ज रूल में इट इज यूज्ड while placing electrons in degenerate orbitals, ये दिमाग में रखना है। और ये कहता है कि placing electrons in degenerate orbitals, pairing is not allowed. The pairing is not allowed. Till which time? Till all the degenerate orbitals are half filled with same spin
तो डेफिनेटली हाफ फील्ड है तो स्पिन तो सेम ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, द अप एरो। ये बात आपने माइंड में सेट रखनी है। तो इसमें अक्सर आ जाता है द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, जिसको कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो इसको वैलेंसी कहते हैं। तो ऑलवेज तो नहीं, लेकिन मोस्टली, ज्यादातर एलिमेंट के जो वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसकी वजह से। तो इट इज मोस्टली ड्यू टू डैश, ड्यू टू हर्ट्ज रूल। ये अक्सर एमसीक्यू आता है कि द वैलेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज ड्यू टू डैश, तो ड्यू टू हर्ट्ज रूल। सारे एलिमेंट के नहीं, अब ग्रुप 1 वाले की तो वैलेंसी हर्ट्ज रूल की वजह नहीं है, वहां तो एक ही ऑर्बिटल है, ऐसे या ग्रुप 2 वाला तो उसमें नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह है हर्ट्ज रूल। ये दिमाग में रखना है आपने। ठीक है, लाइक अगर मैं कह दूं P1, तो P में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो कहां ये इलेक्ट्रॉन प्लेस किया जा सकते हैं, बट अप एरो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कोई पाबंदी नहीं है, जहां भी रखो इनमें, लेकिन पेयरिंग नहीं, यहां तो पेयरिंग नहीं कर सकते। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, लेकिन अक्सर पास ईटा पेपर में है कि इन तीनों में से कौन सा गलत है, तो फिर ये होना नहीं चाहिए। अलाउड तो है, सेम एनर्जी है, लेकिन बाई रूल आपको या इस एंड से स्टार्ट लेना है या इससे दरमियान से स्टार्ट ना लो तो बेहतर है। तो ये ठीक, अगर ऑप्शन में है ऑल आर करेक्ट तो ऑल आर करेक्ट, लेकिन खामखा आपने इनमें से एक को गलत करार देना हो तो फिर ये। और अगर P2 हो तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, पेयरिंग इज नॉट अलाउड, एक यहां, एक यहां, ये भी अलाउड है, एक यहां, एक यहां, तो ये सब अलाउड है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल अलाउ नहीं करते, पॉसिबिलिटी है एनर्जी के लिहाज से, बट अलाउड नहीं है, वो फिर प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो फिर P3, तो डेफिनेटली आप तीनों को अलग अलग ही रखोगे, यू आर नॉट अलाउड टू। लेकिन अब जब पेयरिंग शुरू करेंगे, पेयरिंग तो P4 में डेफिनेटली अब आप पेयरिंग करेंगे 1 2 3, तो पेयरिंग आप यहां से स्टार्ट करो तब भी ठीक है, पेयरिंग आप यहां से स्टार्ट करो तब भी ठीक है, और पेयरिंग आप यहां से स्टार्ट करो तब भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, ये भी। अगर फिर भी आपको इन तीनों में से एक को गलत करार ना हो तो ये, क्योंकि फिर भी आप दरमियान से अलाउड नहीं हो, एक एंड से या इस एंड से या इस एंड से आपको ये फिनोमेना स्टार्ट करना है, ये जरूरी बात है। द नेक्स्ट वन इज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोट करें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in a subshell is called spin multiplicity. What do you call it? You call it spin multiplicity. What is spin multiplicity? The number of unpaired electron. तो spin multiplicity जितने सबशेल में spin मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। किसी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी, एक तो कंप्लीट होता है, कंप्लीट तो बहुत स्टेबल होता है, लेकिन इनकम्प्लीट सबशेल में स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए हर्ट्ज रूल ने स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बढ़ाने के लिए ये रूल आया है, हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल के मुताबिक स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा रखनी है, क्योंकि ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी में ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो the stability of an incomplete, of an, शाबाश, क्या, incomplete subshell, complete तो बहुत stable होता है, but incomplete subshell की stability, it is directly proportional to spin multiplicity, या directly proportional to number of unpaired electrons. unpaired electron की तादाद जिस इनकम्प्लीट सबशेल में ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में होगी? हफेल्ड। तो हफेल्ड सबशेल हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो मोस्ट स्टेबल सबशेल आफ्टर कंप्लीट या कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। कंप्लीटली फिल्ड सबशेल वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके अलावा हाफ फिल्ड सबशेल भी स्टेबल होता है।
तो इसको ज़हन में रखते हुए आप कह सकते हो exceptional ground state electronic configuration. What do you mean by exceptional ground state electronic configuration का क्या मतलब है? तो for getting extra stability, the ground state electronic configuration of top two elements of group 6b यानी कि chromium and molybdenum, all three elements of group 1b यानी कि copper, silver and gold and palladium is against Avvo principle. It is against Avvo principle. और मैंने शुरू में क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Avvo प्रिंसिपल के खिलाफ होगा वो एक्साइटेड स्टेट होगा. ये जो मैंने कुछ एलिमेंट्स बता दिए, 6 एलिमेंट्स, टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6b, ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b एंड पैलेडियम, इनका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Avvo प्रिंसिपल के खिलाफ है, लेकिन चूंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इसलिए इसको ग्राउंड स्टेट माना जाता है और यही करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन माना जाता है इन एलिमेंट्स के लिए. तो जरा आप इन पे तवज्जो दें. ओके, ये भी मिट गया. ओके, तो फिर आप लिख सकते हैं कि अगर इफ आई टॉक अबाउट क्रोमियम 24, तो आप 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 इन 3d 4 आता है. तो यहां तक सारे कंप्लीट है, लेकिन ये पार्शियली फिल्ड आ रहा है. क्या यानी कंप्लीट भी नहीं हो और हाफ फिल्ड भी नहीं हो, तो इसको पार्शियली फिल्ड कहते हैं. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो ये एनर्जी डिफरेंस बहुत लो है, बहुत कम है, तो एब्जॉर्ब एनर्जी बहुत कम होगी. अब जब ये हाफ फिल होगा तो इट विल बिकम स्टेबल, इट विल लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो इस स्टेट में एनर्जी ज्यादा होगी. लेकिन अगर आप इसको इस स्टेट में रखो ना, ये सब अपनी जगह, और ये 4:1 और 3d 5, तो अल्दो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लेकिन बहुत कम. और जब ये 3d 5 हाफ फिल होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करेगा. इस वजह से इस हालत में क्रोमियम की एनर्जी ज्यादा होगी और इस हालत में क्रोमियम की एनर्जी कम. दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम. इसी तरह अगर आप इसके नीचे कौन है, मोलिब्डेनम, तो आखिर में आएगा 5s1 एंड 4d 5. हालांकि 5s2 4d 4 होना चाहिए था, उसमें लेस स्टेबल है, इसमें ज्यादा स्टेबल है. तो दिस इज करेक्ट ग्राउंड स्टेट. अब ये लो एनर्जी है और ये हाई एनर्जी है. तो लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, फिर भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में गए हैं, तो अब वो प्रिंसिपल के खिलाफ है. चूंकि ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है तो इसलिए ठीक माना जाता है. कॉपर में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 29 है, तो आएगा 4s1 एंड 3d 10. सिल्वर में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 5s1 एंड 4d 10. और गोल्ड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 6s1 5d 10. और पैलेडियम में ये निकल फैमिली, निकल, प्लाटिनम और पैलेडियम, तो निकल में आता है 4s2 एंड 3d 8. प्लाटिनम में आता है 5s2 एंड 4d 8. अब इसमें आना चाहिए पैलेडियम में 6s2 एंड 5d 8, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आखिर में इसमें आता है 6s0 एंड 5d 10, 5d 10. ये आपके पास कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो Avvo के खिलाफ है, फिर भी स्टेबिलिटी की वजह से इनको ठीक कन्फिगरेशन यही होता है, क्योंकि एलिमेंट जिस हालत में ज्यादा स्टेबिलिटी पाएगा उसी हालत में एग्जिस्ट करेगा. और द नेक्स्ट वन इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, लाइक अगर मैं क्लोरीन लिखूं तो एटॉमिक नंबर 17 है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5. आप देखें तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये पेयर्ड है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है और सब पेयर्ड है.
ये दोनों पेयर है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स में आप देखोगे 1 2 3 4 5। ये है इसका के शेल, ये इसका एल शेल और ये इसका एम शेल, 3 एम शेल। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों पेयर्ड है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सब पेयर्ड है। एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से क्या 6 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। तो डायग्राम आप कुछ इस तरह ड्रा करोगे, के में दोनों पेयर्ड। अक्सर हम तो अक्सर ऐसे लिख देते हैं ना कि के में 2 इलेक्ट्रॉन है तो चलो अच्छे लगे, ये गलत है। पेयर्ड और अनपेयर्ड बॉक्स डायग्राम से लेना। एल में 8 है, सब पेयर्ड है, और एम में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो भी सब पेयर्ड ही हैं, एक अनपेयर्ड है, सॉरी। तो इसकी वैलेंसी क्या है 1, एक बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में। अगर ये एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है ना तो यहाँ 3D भी है 0। तो यहाँ पर जो है अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये 5 बॉन्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, तो 7 वैलेंसी 7 बॉन्ड बना पाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1, दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 2, दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 3, दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 7, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 10, दिस इलेक्ट्रॉन नंबर 11, दिस इलेक्ट्रॉन नंबर 12, this is electron number 13, this is 14, this is 15, this is 16 and this is 17th electron। इस पे अक्सर MCQs आते हैं, आपने जिस सीक्वेंस में रखने हैं तो वो याद रखना है। तो अगर आ जाए वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज डैश, तो 17th इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है 3p में है, और वो भी कौन सा है, ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, ये अप एरो नहीं डाउन एरो, ये वाला इलेक्ट्रॉन है 17th इलेक्ट्रॉन। तो 3p है तो इनकी वैल्यू क्या 3। वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज डैश, तो 1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1। वैल्यू ऑफ 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ क्लोरीन इट इज डैश, तो -1 भी पॉसिबल है, 0 भी और प्लस, इनमें से कुछ भी लिखो, सब पॉसिबल है। अब ये अक्सर इसमें आप गलती करते हो, स्पिन क्वांटम नंबर में गलती कर जाते हैं हम, इस डैश, तो इट इज -12। क्यों? क्योंकि इट इज डाउन एरो वाला इलेक्ट्रॉन। अक्सर हम इसको 17 ले लेते हैं, नहीं, जिस तरतीब से आप प्लेस करते हो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आएगा वही इसका 17 इलेक्ट्रॉन होगा। ये कुछ आइडियाज थे अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है दैट इज अबाउट द एक्सरेस एंड देयर टाइप्स। वो इनकी करेक्टरिस्टिक वगैरह तो आप बुक से देख लो या यूजेस, उनमें सच कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी देख लो, वहाँ से रीड करो, डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो एक्सरेस आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इनका वेवलेंथ रेंज करता है कहाँ से कहाँ तक, 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, इस रेंज में ये रेंज एग्जिस्ट करते हैं। सेंटीमीटर में है तो 0.001 आप लिखोगे। और फिर ये जो है डिस्कवर्ड बाय रोएंजन ने इनकी डिस्कवरी की थी, और इसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कैथोड रे ट्यूब को एक्सरे की डिस्कवरी के लिए। यहाँ पर जो है क्या रखा था, एनोड, हेवी मेटल। एनोड क्या है, इस एनोड को टारगेट भी कहते हैं, ये बेसिकली एनोड इज टारगेट। और ये आम मेटल नहीं होना चाहिए, हेवी मेटल, मेटल विथ हाई, वेरी हाई एटॉमिक मास। उस वक्त एटॉमिक नंबर नहीं था। और कैथोड को थोड़ा सा कर्व करके रखा गया था, कर्व्ड कैथोड। क्यों कर्व्ड कैथोड रखा था, so that to converge the cathode rays on a very small part of the anode, कि इंटेंसिटी इनकी ज्यादा हो, और वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड रेस को जनरेट करने का जो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने रखा था, कैथोड रेस को जनरेट करने का जो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने रखा था, दैट रेंजेस फ्रॉम 30,000 वोल्ट टू 50,000 वोल्ट। यानी इतने पावर से पैदा होने वाले कैथोड रेस, और कैथोड को कर्व किया गया था कि कैथोड रेस कन्वर्ज रहे ऑन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टारगेट, यानी एनोड विच वाज अ हेवी मेटल। तो इन कैथोड रेस के स्ट्राइकिंग से एनोड के सरफेस से कुछ अननोन रेडिएशन निकलते हैं जिनको कहते हैं द एक्स रेज।
तो एक्स रेज में टाइप्स की अगर आप बात करो, टाइप्स एंड ओरिजिन, कैसे पैदा होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो आप देखें, ये एनोड का कोई एटम लो हैवी मेटल एनोड है, तो इसका कोई एटम में के शेल, एल शेल, एल, एम, एन और ओ, यहां तक एक्स रेज प्रोडक्शन के चांसेस होते हैं। ये के, एल, एम, एन, ओ अटेंटिवली अंडरस्टैंड करना है। अब आप याद रखें, ये पॉइंट अंडरस्टैंड करें। ये कोई एटम है, गैसियस एटम है, और इसका ये के शेल है और ये एल शेल है, लेट्स सपोज। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर बाइंडेड टू द न्यूक्लियस कंपेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। ये मोर बाइंडेड है, ये लेस बाइंडेड है, अंडरस्टूड है। अगर आप एनर्जी दे दो, शाबाश, क्या दो, एनर्जी के जरिए इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं हटेंगे, बल्कि the least binded electron will absorb this particular energy and will go to excited state or even ionized होंगे। तो ये least binded है, ये most binded है। लेकिन अगर आप इन इलेक्ट्रॉनों को अब फिजिक्स का रूल अप्लाई करो, अगर के शेल इलेक्ट्रॉन लो और एल शेल, तो के शेल इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी ज्यादा है और एल शेल इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी क्या है, कम। तो फिजिक्स में आप पढ़ते हो, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो, उसका डी ट्रेक होना बहुत आसान है, उसका एक्सीडेंट का चांस ज्यादा होता है। और अगर स्पीड कम हो, वेलोसिटी कम हो, तो एक्सीडेंट का चांस कम है। तो अगर अब यहां देखो, तो यहां इलेक्ट्रॉनों को हिट करते हैं कैथोड रेज, और कैथोड रे कोई एनर्जी नहीं है, पार्टिकल है। तो इस लिहाज से के शेल वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है। अगर कैथोड रेज, ये कैथोड रेज है, इनको स्ट्राइक करे और इनको स्ट्राइक करे, तो इनको निकालना मुश्किल है, क्योंकि इनका स्पीड कम है, तो इनका डिट्रैक होना मुश्किल है। लेकिन इनका स्पीड ज्यादा है, ये थोड़े से इशारे से भी इजीली निकल जाते हैं। तो एनर्जी के जरिए अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हो एटम से, तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी द लीस्ट बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, वही निकलेंगे। लेकिन पार्टिकल के जरिए इलेक्ट्रॉन निकालने हो, तो के शेल इलेक्ट्रॉन और लीस्ट बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, इनकी वेलोसिटी ज्यादा है, बहुत इजीली ये डिट्रैक होंगे, इजीली निकलेंगे। तो डेफिनेटली यहां कैथोड रेज है, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दोनों नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक रह जाएगा। और जब के शेल से कैथोड रे के जरिए एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फौरन एल शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, और जब ये नीचे गिरेगा तो इट विल प्रोड्यूस एक्स रेज। और ऐसे एक्स रेज विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम व्हाट, jumps from L to K shell, second energy level to first, that is called K alpha X rays। अगर आपको याद हो, लाइमैन सीरीज में भी इलेक्ट्रॉन L से K में गिरता है, वहां UV रेज आते हैं, क्योंकि वहां न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। उस दिन मैंने बताया था, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए ज्यादा एनर्जी इमिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो एक्स रेज स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, यूवी स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन गिरने का चांस होगा, ये भी एक्सरे ही पैदा करेगा। और ऐसा एक्सरे जो पैदा हो जाए जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड एनर्जी लेवल से, तो के शेल में, तो इसको के बीटा माना जाता है। हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करे इनटू के शेल, तो यहां से भी एक्सरे ही पैदा होगा। और वो एक्सरे जो पैदा होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, वी कॉल इट के गामा। तो के अल्फा, के बीटा एंड के गामा, इनको कलेक्टिवली कहते हैं के सीरीज एक्स रेज। शाबाश, के सीरीज एक्स रेज। तो इनमें अगर आप गौर करें तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर, ये सारे वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हो कि के अल्फा की एनर्जी कम है के बीटा से, और के बीटा की एनर्जी कम है के गामा से, आप देख रहे हो। और फिर इंटेंसिटी, यहां थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। यहां इंटेंसिटी का मतलब हम लेते हैं पीक्स, इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम की पीक्स की इंटेंसिटी। तो पीक की इंटेंसिटी ऑफ पीक्स इन द स्पेक्ट्रम, तो फिर के अल्फा के पीक की इंटेंसिटी ज्यादा होगी के बीटा से, और के बीटा की पीक की इंटेंसिटी ज्यादा होगी के गामा से। और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी आएगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गिरेगा, या यहां से इलेक्ट्रॉन गिरेगा, या यहां से। तो ये भी एक्सरे है, ये भी एक्सरे है, ये भी एक्सरे है। इस एक्सरे को कहते हैं एल अल्फा, इसको कहते हैं एल बीटा, इसको कहते हैं एल गामा, और इनको कलेक्टिवली कहते हैं एल सीरीज एक्स रेज। व्हाट डू यू कॉल इट? एल सीरीज एक्स रेज। और एल सीरीज एक्स रेज जो है, इनकी एनर्जी कम होती है के सीरीज से, क्योंकि आप जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। तो आप नेक्स्ट, अगर यहाँ डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरेगा या यहाँ से,
तो ये एक्सरे है, ये एक्सरे, इसको M अल्फा, इसको M बीटा, और इन दोनों को M सीरीज एक्सरेज कहते हैं, M सीरीज एक्सरेज। M सीरीज एक्सरे की एनर्जी कम होती है L सीरीज से, एंड द फाइनल वन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के ड्रॉपिंग का चांस है, तो इसमें सीरीज नहीं बनता, सिर्फ इन अल्फा एक्सरे बनता है, सिर्फ इन अल्फा एक्सरे यहां बन सकता है। तो इस सूरत में इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो एनर्जी के लिहाज से अगर एमसीक्यूज आते हैं तो के सीरीज हैव मोर एनर्जी देन एल सीरीज, एंड एल सीरीज हैव मोर एनर्जी देन एम सीरीज, एंड एम सीरीज हैव मोर एनर्जी देन इन अल्फा। इसमें सीरीज नहीं है। फिर अगर कंपैरिजन में आ जाए कि एनर्जी के लिहाज से के अल्फा की एनर्जी ज्यादा है या एल अल्फा की या एम अल्फा की या एन अल्फा की, तो डेफिनेटली के अल्फा की एनर्जी ज्यादा होगी, एल अल्फा से एल अल्फा की एनर्जी ज्यादा होगी, एम अल्फा से एम अल्फा की एनर्जी ज्यादा होगी एन अल्फा से। ये कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए। मोज़ले एक्सपेरिमेंट्स ऑन एक्सरेज एंड डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, आप दो डायग्राम से अंडरस्टैंड करो। इसने दो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की, मैं दो में हाईलाइट करता हूं आपको, सिर्फ कंसेप्ट लो। यहाँ का एनोड जो है लो एटॉमिक मास वाला था, लो नहीं था, हाई एटॉमिक मास है, लेकिन कंपैरिजन में लोअर एटॉमिक मास। एक्सरे के लिए हेवी मेटल होना चाहिए, हाई एटॉमिक मास होना चाहिए। और फिर यहाँ पर हाईयर एटॉमिक मास। वैसे तो ये दोनों हाई एटॉमिक मास हेवी मेटल है, लेकिन ये थोड़ा कम है और ये थोड़ा ज्यादा है। हाईयर एटॉमिक मास एनोड, और फिर दोनों को एक पावर वाले कैथोड रेज से हिट किया, तो पता चला कि यहां कैथोड रेज इनको हिट किया तो लोअर फ्रीक्वेंसी एक्सरेज, लोअर फ्रीक्वेंसी एक्सरेज पैदा हुई, जिसका एटॉमिक मास जिस एनोड का कम था। और उसी इंटेंसिटी की कैथोड रेज ने जब दूसरी को हिट किया तो हायर फ्रीक्वेंसी एक्सरेज मिल गए। यहां से उसने कंक्लूड किया कि बेसिकली ये एक्सरे बनते किस वजह से है। जब न्यूक्लियस खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपर शेल से इनटू द के शेल, तो जब न्यूक्लियस इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तब अगर न्यूक्लियस इस पे ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट करेगा तो मोर एनर्जी एक्सरेज विल बी प्रोड्यूस, और न्यूक्लियस कम एनर्जी एक्सर्ट करेगा तो लेस एनर्जी एक्सरेज विल बी प्रोड्यूस। उसने सोचा कि यहां एटॉमिक मास का तो रोल नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो ये तो प्रोटॉन की वजह से आता है। तो एटॉमिक मास जब बदलता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बदलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बदलता है, इसलिए आपको पीरियोडिसिटी मिलती है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में चेंज मिलता है। तो उसने देखा कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की प्रॉपर्टी का जो वेरिएशन है इस टाइप के, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को उसने नाम दिया एटॉमिक नंबर का। तो इस एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए किसी अननोन मेटल जो बतौर एनोड इस्तेमाल किया जाए, अगर उसकी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी आप स्पेक्ट्रोमीटर से नोट करो तो उस फ्रीक्वेंसी की मदद से फिर आप उस अननोन मेटल का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन, वी कॉल दैट मोज़ले इक्वेशन या मोज़ले लॉ। तो उसकी तरफ जाते हैं, उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो फोकस करें। मोज़ले इक्वेशन और मोज़ले लॉ फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड यानी हेवी मेटल्स। तो ये है कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इट इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। ये मोज़ले लॉ है। ये b जो है इसको कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। व्हाट डू यू कॉल इट? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। के सीरीज के लिए इसकी वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि के शेल में ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एल शेल से इलेक्ट्रॉन को के शेल में अट्रैक्ट करते हैं, ये जेड के बराबर है। तो जेड अट्रैक्ट करता है इस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करता है। तो इसका मतलब है कि पूरी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचने में कारामद नहीं है, बल्कि उनसे एक प्रोटॉन का चार्ज जाया हो जाता है। तो इसलिए हम लिखते हैं z माइनस बी, और इस b की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है के सीरीज में। ओके, ये a इंपॉर्टेंट है, यूजुअली तो हम कहते हैं ना कि
अगर मैं पूरा इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपके सामने दूं तो इसमें ए इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेरिवेशन बोहर मॉडल से करते हैं। बोहर मॉडल के मुताबिक आपने जो बोहर इक्वेशंस मुख्तलिफ पढ़े हैं तो उनमें वेव नंबर वाले इक्वेशन अगर आप नोटिस करो तो द वेव नंबर इज इक्वल टू क्या, z स्क्वायर इंटू रेडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू 1 ओवर इन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन 2 स्क्वायर। इक्वेशन याद होगा आपको, ये बराबर है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस वन, तो द न्यू बार इज इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी बाई सी। तो इसकी जगह आप लिखो फ्रीक्वेंसी बाई सी इज इक्वल टू z स्क्वायर इंटू आर 1 ओवर इन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन 2 स्क्वायर। ये c उस साइड पे ले जाओ, यहाँ डिवाइडेड है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इट विल बी z स्क्वायर r इंटू सी, दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इंटू 1 ओवर इन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन 2 स्क्वायर। अब ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा इसको डिनोट किया जाता है बाय अ कांस्टेंट a स्क्वायर, बाय अ कांस्टेंट a स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज विल बी इक्वल टू z स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इस पूरी फिगर को मैंने ए स्क्वायर से जाहिर किया, यानी आप फोकस करें कि ए की वैल्यू आपके पास क्या है, द ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू सी इंटू 1 ओवर इन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन 2 स्क्वायर। सिर्फ ए की वैल्यू मालूम करनी हो तो ए विल बी इक्वल टू अंडर द रूट आर सी 1 ओवर इन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन 2 स्क्वायर। अब अगर आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कंसिडर करते हो तो द इक्वेशन बिकम्स z माइनस बी होल स्क्वायर, z माइनस बी होल स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाना हो तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा और इट विल बी ए। ये बेसिकली इसका डेरिवेशन है। इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ ए के, अगर मैं कह दूँ कि वैल्यू ऑफ ए फॉर के गामा, चलो के बीटा, के अल्फा लिखो इस डैश, तो के अल्फा में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग डाउन टू के शेल फ्रॉम एल शेल, तो एल के लिए इन वन की वैल्यू क्या होगी 1 और इन 2 की वैल्यू क्या होगी 2। चलो के बीटा कर लो कि थोड़ा चेंज आ जाए, तो के बीटा में द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम एम शेल टू के शेल, तो इन 1 की वैल्यू क्या होगी जी 1 और इन 2 की वैल्यू क्या होगी 3। तो आपके पास वैल्यू ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करोगे, द ए विल बी इक्वल टू अंडर द रूट आर बाई आर इंटू सी इंटू 1 ओवर, मैं डायरेक्ट लिखता हूं आर इंटू सी इंटू 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 9। तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे ना इसका, तो 8/9 आएगा, 8/9 और फिर आर इंटू सी। ये तरीका है ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। तो ये आपके पास मोज़ले इक्वेशन, मोज़ले लॉ और उसके सारे रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन, इसके साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह ख़त्म होता है। वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।